जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। एक तरीके से ये फाउंडेशन बैच है। पॉलिटी बिल्कुल हम जीरो से पढ़ेंगे। तो आज हम पॉलिटी में कई तरीके से पॉलिटी को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को ना पढ़ाकर अभी सीधा मैं पॉलिटी का भाग एक शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ जान लेना चाहिए कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि भारतीय संविधान क्या है। पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान मतलब समान कानून, यानी कि सबके लिए एक समान तरीके से कानून होना चाहिए। नहीं तो फिर उसमें समस्या क्या होगी समाज में कि जो अधिक धनवान है वो समस्या करने लगेंगे, वो अपना पावर दिखाने लगेंगे, अपना प्रभुत्व जमाने लगेंगे। लेकिन अगर संविधान है हमारे पास तो हमारे लिए सब बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से संविधान मतलब सबके लिए समान कानून। संविधान बताएगा कि राज्य सरकार की क्या पावर है, संविधान बताएगा कि प्रेसिडेंट का क्या काम है, संविधान बताएगा कि पुलिस को कैसे रहना है। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान बना। तो जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो भारत के संविधान में कुछ भाग बनाए गए हैं। भाग यानी कि चैप्टर कहे जाते हैं जिसे। चैप्टर जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसी तरीके से भारतीय संविधान में भाग था। भारतीय संविधान में जो भाग है उसकी संख्या 22 है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप मैथ की बुक लिए हुए हैं तो मैथ के बुक्स में कुछ चैप्टर रहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस रहेगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। उसी तरीके से भारतीय संविधान में 22 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में कुछ कुछ अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो कुछ पॉइंट जैसे कि प्रॉफिट लॉस में कुछ पॉइंट होगा कि चोर दुकानदार वाला क्वेश्चन है, ये सब है। इस तरीके से हमारे हर भाग में कुछ अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो अनुच्छेद की संख्या कितनी है? अनुच्छेद की संख्या यानी आर्टिकल की संख्या कितनी है? 395। 395 आर्टिकल्स हमारे संविधान में है। अब कुछ अनुसूचियां भी हैं। अनुसूचियां क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि संविधान में अगर किसी भाग में कुछ जोड़ा जा रहा है तो उसमें संशोधन करना थोड़ा टफ काम होता है। इसलिए बाहर से चीजें लाके उसे अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। तो अनुसूची की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या अनुसूचियों की संख्या कुल मिला के अनुसूची कितनी है? अनुसूची मूल संविधान में हमारे अनुसूची 8 थी और अब अनुसूची 12 है। यानी कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और अनुसूची की संख्या 22 है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू। एक क्वेश्चन यहां से और उठ सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी और बाकी 4 अनुसूची समय समय पर संविधान संशोधन करते हुए जोड़ी गई हैं। तो अब हम 22 भाग में से पहला भाग पढ़ते हैं। तो पहला भाग क्या है अब हम ये देखेंगे। भारतीय संविधान में पहला भाग क्या है? भाग एक। भाग एक। भाग एक में क्या लिखा गया है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान का भाग एक है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र। भारत और राज्य क्षेत्र। भारत और राज्य क्षेत्र। भारत और राज्य क्षेत्र, ये भाग एक है। भाग एक में भी कुछ अनुसूचियां होंगी, जैसा कि मैंने बताया है कि संविधान का ये एक चैप्टर है। तो भाग एक चैप्टर है जिसका नाम है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें कुछ अनुच्छेद भी होंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आपका 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक बताया गया है कि भाग एक में क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि इन 1 से लेकर 4 तक में क्या क्या चीजें हैं। तो आते हैं हम पहले आर्टिकल पर। आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 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 पहला अनुच्छेद क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है।
भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज निकल कर आती है कि ये संघ क्या है। हमें संविधान में एक एक टर्म को पढ़ना है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो संघ निकल कर आता है। अब संघ जब आप समझने चलेंगे तो उसमें कन्फेडरेशन भी आता है और एक फेडरेशन भी आता है। तो अब हम तीनों टर्म को समझ लेते हैं। कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन वो चीज होती है कि कई राज्य मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं और एक देश का निर्माण कर लेते हैं। और कन्फेडरेशन को तोड़ना बहुत ही आसान होता है। एक तरीके से समझिए कि जैसे कि ट्रैक्टर पर से ईंट उतारी जाती है और उसे एक लाइन से सजा दिया जाता है, उसी तरीके से ये कन्फेडरेशन होता है कि अब जब भी आप चाहेंगे तो उस एक ईंट को निकाल कर आप अलग कर सकते हैं। ये था कन्फेडरेशन। अब कन्फेडरेशन के बाद एक शब्द आता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। फेडरेशन भी एक तरीके का कन्फेडरेशन है, लेकिन इसे थोड़ा तोड़ना मुश्किल होता है। इसमें भी कई देश मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देंगे। कई राज्य मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देंगे और एक देश का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे था कि ये ईंट बस केवल रख दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा एक मिट्टी वाली जो दीवार बनती है तो इसके अपेक्षाकृत ये थोड़ी मजबूत होती है। तो उसी तरीके से कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा मजबूत होता है फेडरेशन। फेडरेशन को भी तोड़ा जा सकता है। फेडरेशन के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो अमेरिका है, इसे तोड़ा जा सकता है आसान, इसे तोड़ा जा सकता है। अमेरिका अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर एक देश बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं हम, यूएसए। अमेरिका ना करके यूएसए कर लेते हैं, यूएसए। अब आता है संघ यानी कि यूनियन। संघ इसे भी कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश के टर्म में याद रखिए कि फेडरेशन क्या होता है और यूनियन यूनियन क्या होता है। यूनियन में अगर आप एक बार शामिल हो गए तो फिर आप उससे अलग कभी नहीं हो सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन किया था तो उनको सरदार पटेल जी ने फेडरेशन की बजाय, कन्फेडरेशन की बजाय यूनियन पर साइन करवा लिया था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 552 से ज़्यादा देशी रियासतें थी और हर जगह की भाषा अलग, कल्चर अलग, तो उन्हें यूनाइट करना बड़ा कठिन काम था। इसलिए यूनियन बनाया गया ताकि अच्छे से शासन चलाया जा सके। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और आप संघ का मतलब समझ चुके हैं कि क्या है। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जब चाहे तब किसी भी विदेशी राज्य को या फिर उस देश को ही अपने में मिला सकती है। यानी कि विदेशी राज्य को का विलय, विदेशी राज्य या फिर देश को अपने में मिलाना, विदेशी राज्य या फिर देश को अपने में मिलाना, ये क्या कहता है? ये आर्टिकल 2 कहता है आपका। पहला आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल कहता है कि विदेशी जो भी भूमि है, जो भी मिलना चाहता है, चाहे जीत कर चाहे अपने से मिलना चाहता है, वो आके मिल सकता है। उसका प्रावधान हमारा आर्टिकल नंबर 2 में किया गया है। इसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली भी जा सकती है और नहीं भी ली जा सकती, जरूरी नहीं है। ठीक, सूचना उन्हें दे दिया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 2 था। अब इसका प्रयोग कब किया गया ये भी हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर तो सिक्किम, सिक्किम था जो, वो भारत का सह राज्य बना। सह राज्य बना कब बना? 1974 में। 1974 में भारत का सह राज्य बना। उस समय संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन हुआ तो सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में मिलाया गया। क्यों? क्योंकि जब चाइना चाइ, चाइना ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद
वहां पर जो लोग थे उनको, उन एक परिवार के जो भी लोग थे उनको बिखेर देता था, तो बहुत परेशान हो जाते थे। तो वही देखकर, उसी से डर के सिक्किम ने कहा कि चाइना तो हमको भी अपने में मिला लेगा। तो भारत से बात किया, तो लेकिन उसके मन में ये डर था कि अगर भारत में मैं मिल गया और वो भी चाइना की तरह किया तो भारत ने कहा कि आप पहले 1 साल तक हमारे साथ रहिए, फिर आप देखेंगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है आपके साथ। फिर उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मिलिएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलिएगा। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का सह राज्य बना। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 के अंतर्गत सह राज्य बना। आर्टिकल 2 के अंतर्गत सह राज्य बना सिक्किम। फिर उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया, जबकि तब संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? तब संविधान में 36वां संशोधन किया गया। 36वें संविधान संशोधन से हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। तो ये आर्टिकल 2 था। अब हम आते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अब संविधान निर्माताओं का दिमाग देखिए कि पहले तो अपना बता दिया गया, एक में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद पहले मिला लो, उसके बाद फिर तीसरे में देखिएगा क्या होता है। तीसरे में क्या कहा गया है कि संसद, ये संसद क्या लिखा जाए, सीधा लिखिए कि राज्य के नाम, क्षेत्र और नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या आर्टिकल 3 क्या कहता है? नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है बिना उस राज्य के अनुमति के। उस राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। तो वहां पे राज्य चाहे तो नाम बदल सकता है, उसके क्षेत्र को घटाया बढ़ा सकता है और उसकी सीमा को भी घटाया बढ़ा सकता है। अगर राज्य चाहे तो गाजियाबाद को दिल्ली, गाजियाबाद जिले को दिल्ली को दे सकता है। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के जिले को दूसरे राज्य में दे सकता है। हालांकि ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये संविधान ने उन्हें शक्ति दी है। इसका उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण है कि जब आप नाम की बात करेंगे, नाम में पहले उड़ीसा था, उड़ीसा, पहले नाम उड़ीसा का उड़ीसा था, अब क्या हो चुका है? ओडिशा। अब नाम ओडिशा हो चुका है। ये था नाम में परिवर्तन। किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया? 3। इसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य नहीं होता है, उन्हें बस एक पूर्व सूचना दी जाती है, जरूरी नहीं है कि दी भी जाए। अब देखिए सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, तो उत्तर प्रदेश से टूटा, उत्तराखंड टूटा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कौन टूटा? उत्तराखंड टूटा। आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश से टूटा, मध्य प्रदेश से कौन टूटा? छत्तीसगढ़ टूटा। आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि एमपी टूटा। अब बिहार, बिहार आ जाइए, बिहार को भी ले लीजिए। बिहार से क्या टूटा? झारखंड टूटा। झारखंड टूट जाता है बिहार से, झारखंड। तो इस तरीके से आर्टिकल 3 का प्रयोग करके बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया। अगर और ज्यादा एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो एक पेप्सू राज्य था करके, क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू करके राज्य था। पेप्सू करके राज्य था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसे भी तोड़ दिया गया। किसके सिफारिश पे? शाह आयोग की सिफारिश पे इसे भी तोड़ दिया गया। इसे कैसे तोड़ा गया? जो हिमालयी राज्य था, हिमालय जो पहाड़ से लगता था, हिमालय पहाड़ से लगता था, उसे क्या बना दिए? उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और
उसके बाद फिर जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया। जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया। जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी, अब जहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी, उसे क्या बना दिया गया, पंजाब। और इन दोनों का जो विवादित एरिया था उसे यूनियन टेरिटरी तोड़ के बना दिया गया, यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो इस तरीके से आर्टिकल 3 का प्रयोग करके इतने सारे चेंजेस किए गए। अब ये चेंजेस ऐसे आसानी से तो किए नहीं गए, हमें अपने मन से तो किए नहीं गए। संविधान हमें इन सब चीजों की अनुमति देता है, इसलिए यह संभव हुआ। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, दैट इज इंडिया, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी विदेशी देश को, किसी भी विदेशी राज्य को या फिर उस देश को ही मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, अगर वह राजी है या फिर अगर आप जीत गए हैं तो। इसके अंतर्गत क्या आया? सिक्किम आया, जो कि 35वें संविधान संशोधन से सह राज्य बना भारत का। उसके बाद फिर 36वें संविधान संशोधन करके उसे 22वां पूर्ण राज्य बना लिया गया। फिर उसके बाद हमने 3 पढ़ा और उसमें देखा कि राज्य के क्षेत्र को, सीमा को या फिर नाम को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं भाग 1 का आखिरी आर्टिकल। उसके बाद हम चलेंगे कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, क्या हमारा भारत ऐसे ही था जैसे हमें मिला है या फिर हमारा भारत कुछ और था। तो पहले हम आर्टिकल 4 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि जब आर्टिकल 2, यानी कि जब हम किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं अपने में या फिर देश को मिला रहे हैं, यानी कि जब हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसे 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 में राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य होता है और यह एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला रहे हैं और लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। अब इसमें एक केस उठा कि एक बेरुवारी करके केस था, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भाग 1 का प्रयोग करके जो आर्टिकल 2 है उसका प्रयोग करके क्या हम बेरुबारी को पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई राज्य विदेशी दूसरे देश को देना है तो फिर उसके लिए आप आर्टिकल 2 का प्रयोग न करके आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से संविधान संशोधन करके जो बेरुबारी विवाद था उसमें बेरुबारी जगह को दिया गया पाकिस्तान को, और उसी तरीके से संविधान संशोधन करके जो बांग्लादेश से विवाद था, कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश को दिया गया था, जो कि 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, वो लेटेस्ट की बात है। तो इस तरीके से अगर आप अपना राज्य विदेश को दे रहे हैं तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे का ले रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, तो उसके लिए आप आसानी से आर्टिकल 2 का प्रयोग करिए और अपने में मिला लीजिए। तो इस तरीके से हम भाग 1 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे राज्यों का गठन हुआ, हमारा भारत क्या था, भारत के कितने टुकड़े हुए, अंग्रेजों ने हमें क्या क्या विरासत में दिया, कितने गम दिए, कितनी तकलीफें दी, हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था, कितना बचा, हमें कैसा मिला, ये सब हम देखते हैं। तो हमारा अखंड भारत जो इस समय वर्तमान का भारत है इतना ही नहीं था। जब हमारा भारत अखंड भारत कहलाता था तो उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब भारत का हिस्सा था। लेकिन अंग्रेजों ने समय समय पर भारत के कई टुकड़े किए। तो पहला टुकड़ा था अफगानिस्तान के रूप में जो 1893 में हुआ, वहां पे डुरंड रेखा खींच दी गई और भारत के सीने पर एक खंजर चलाया गया और भारत का एक टुकड़ा कर दिया गया। उसके बाद यह सिलसिला रुका नहीं,
1935 के अधिनियम से म्यांमार को तोड़ दिया गया भारत से। इतने में अंग्रेजों का मन भरा नहीं, तो अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया। मुस्लिम आबादी के नाम पर पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान को भी दो भागों में बनाया, एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया। एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाते हैं ये लोग। इधर पाकिस्तान हो जाता है और ये इधर पश्चिमी पाकिस्तान हो जाता है। इधर कहीं आप मान लीजिए पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी जो कि मूल पाकिस्तान है। अब ये बांग्लादेश कहा जाने लगा है। अब ये बांग्लादेश कहा जाने लगा है। तो इस तरीके से टुकड़े पे टुकड़े होते चले गए। इतने से भी इनका मन भरा नहीं, तो जब ये जाने लगे तो इन्होंने कहा हर एक राज्य के सामने, प्रिंसली स्टेट के सामने, ब्रिटिश प्रोविंस जो इन्होंने सब कुछ छोड़ा था, जो देसी रियासतें छोड़ी थी इन्होंने, उनके सामने इन्होंने 3 विकल्प रखा। पहला विकल्प रखा कि अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकता है, अगर वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, या फिर वो जाके पाकिस्तान में मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ भी वो एक गेम करके चले गए। तो उस समय भारत में 552 से ज्यादा देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें थी? 552 से ज्यादा देसी रियासतें थी। तो अब इनको एक करना बड़ा मुश्किल था, और एक किया भी जाए तो अगर हम फेडरेशन या फिर कन्फेडरेशन बना देंगे तो एक समस्या और, क्योंकि भाषा अलग, कल्चर अलग, यहाँ का कल्चर कुछ और है, यहाँ का कल्चर कुछ और है, क्योंकि ये कल्चर आपका जोग्राफिकल टेरेन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए भारत में विविधताएं बहुत हैं, तो उन्हें जोड़ कर रखना फेडरेशन या कन्फेडरेशन का मामला जो था वो ठीक नहीं लग रहा था। लगता था कि शासन सही से नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए यूनियन बनाया गया। यूनियन जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो यूनियन के तरीके से भारत को यूनाइट किया गया। तो 552 देसी रियासतों में से सब तो एक हो गए, लेकिन 3 रियासतें थी जो विलय करने को तैयार नहीं थी। 3 रियासतों में कौन कौन था जो विलय करने के लिए तैयार नहीं था? पहला था जूनागढ़। जूनागढ़ जूनागढ़ भारत में मिलने को तैयार नहीं, एक। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये भी नहीं मिलना चाहते थे। तीसरा तीसरा हैदराबाद था। तीसरा हैदराबाद। ये तीनों विलय करने के लिए तैयार नहीं थे, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो जूनागढ़ का तो विलय करवा लिया गया जनमत संग्रह से, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और यहाँ के जो प्रजा थी वो हिंदू थी। तो उन्हें बुलाया गया और जनमत संग्रह कराया गया। तो इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह करा के मिला लिया गया है। जनमत संग्रह से मिला लिया गया। जनमत संग्रह करा के भारत में जूनागढ़ को मिला लिया गया। अब जम्मू कश्मीर को पहले छोड़ देते हैं, आते हैं हैदराबाद पे। हैदराबाद 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 में क्या था? हैदराबाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हमारे जो उस समय थे सरदार पटेल जी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला दिया। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हैदराबाद को मिला लिया गया भारत में। उस समय यूएनओ का निर्माण हो चुका था जब हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, और हैदराबाद ने पत्र लिख दिया यूएनओ को कि देखिए हमारे ऊपर भारत सैन्य कार्रवाई कर रहा है। तो उस समय यूएनओ नया नया बना था और भारत में जो आज़ादी दिलाए तो उसमें से ज़्यादातर लोग वकील थे, तो वो सोचे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला न बन जाए। तो इसलिए यूएनओ ने कहा कि आप सेना का इंटरवेंशन हैदराबाद में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो ये उसकी अपनी सोच है, वो मिलना चाहता है, वो स्वतंत्र है, मिल भी सकता है। तो क्या किए सरदार पटेल जी कि वो
सेना को इंटरवेंशन ना करा के सेना को बुलाया और पुलिस की वर्दी में भेज दिया हैदराबाद में, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इस तरीके से जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों भारत में मिल गए। अब बारी आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर न भारत में मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में स्वतंत्र रहना चाहता था, क्योंकि यहाँ का राजा हिंदू था और प्रजा मुस्लिम थी, और यहाँ का जो इसका मंत्री था इस राजा का, वो उसको बहका कर रखता था कि आप एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे बहुत बेहतर है कि आप एक छोटे से देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस तरीके से हरि सिंह अंतिम डोगरा शासक थे जो जम्मू कश्मीर के, वो मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी फितरत ना छोड़ते हुए जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। अब जम्मू कश्मीर के पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय भारत के पास आने के लिए। अब भारत आया इनका राजा हरि सिंह, तो फिर भारत ने कहा कि आप विलय पत्र पे साइन करिए कि आप भारत में मिलेंगे, तो फिर हम कार्रवाई करते हैं आगे की। तो 26 अक्टूबर को विलय पत्र पे साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया। ये सोच रहे थे बाद में अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब भारत तो यूनियन है, यूनियन में एक बार आने के बाद तो आप फिर नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय जल्दबाजी में 370 और 35A भी इसके मंत्री ने दिमाग लगा के जुड़वा दिया। 370 तो हट चुका है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटा है, क्योंकि अगर 370 हटा देंगे तो 370 ये कहता है कि भारत की सीमाएं जम्मू कश्मीर तक है। तो अगर 370 पूरी तरीके से हटा देंगे तो ये भारत का सीमा नहीं रह जाएगा। इसलिए कुछ प्रावधान जो 370 में थे, जो जम्मू कश्मीर को एकदम स्पेशल बनाए रखते थे, उन्हें हटा दिया गया है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। अब हम देखते हैं, अब हम अगली क्लास बाद में करेंगे और आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।